हेलो एवरीवन, आचार्य श्री महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे, बीएससी बीएड पार्ट 2 के थर्मोडायनेमिक्स की बात हम कर रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, डेफिनेशंस हमारी हो चुकी थी और हमने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क भी पढ़ लिया था, एंथैल्पी भी पढ़ ली थी और ऊष्माधारिता भी पढ़ ली थी। ऊष्माधारिता में भी हमने सीपी व सीवी निकाल के दोनों में संबंध भी हमने पढ़ लिया था। और अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। वो है जूल का नियम। क्या टॉपिक है हमारा? जूल का नियम। जूल का नियम, जूल का नियम टॉपिक है। अब देखो, जूल के नियम में हम क्या करते हैं, एक जल स्थिर तापी हम बनाते हैं जिसमें हमारा टेम्परेचर जो है स्थिर रहता है। जल स्थिर तापी हम बनाते हैं। जल स्थिर तापी में हम क्या करते हैं, जल भर देते हैं। ये जिसमें जल कांस्टेंट रहेगा, ये हमने जल भर दिया। अब दो बल्ब होते हैं, ये दो बल्ब होते हैं जिसको हम स्टॉप कोक के द्वारा अलग कर देते हैं। ये दो बल्ब है जिसको हमने स्टॉप कोक के द्वारा अलग कर दिया है। अब ये जो ए है, ये ए है जिसमें गैस भरी हुई है, ए है जिसमें गैस भरी हुई है, और जो बी है वो खाली है जिसमें कोई गैस नहीं है, उसमें निर्वात है। ठीक है ना, ए में गैस भरी हुई है। अब इसमें हम टेम्परेचर नोट करने के लिए हमने इसमें एक तापमापी यानी थर्मामीटर लगा रखा है। इसमें तापमापी थर्मामीटर लगा रखा है और इस सॉल्यूशन को हिलाने के लिए हमने एक विडोलक यहाँ पे लगा रखा है, हिलाने के लिए विडोलक लगा रखा है। ठीक है, यहाँ तक बात कंप्लीट है। ये हमारा वाटर है, ये हमने वाटर भर रखा है। ठीक है, ये एक अपना यंत्र सेट हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जब ये जो जूल का नियम ये कह रहा है कि इस पूरे प्रक्रम के दौरान जो है ताप स्थिर रहता है, यानी इसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जूल के नियम के अकॉर्डिंग ये कहता है। ठीक है ना। अब इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। क्या होता है कि देखो, जैसे हमारे के पास दो बल्ब है हमारे पास। ए बल्ब जिसमें हमारे पास गैस भरी हुई है, गैस भरी हुई है, तो जब इसमें गैस भरी हुई है तो ये स्थिर अवस्था में। ठीक है ना। जब अब हम इसका क्या करते हैं, टेम्परेचर नोट कर देते हैं। जैसे मान लो कि इसका टेम्परेचर हमने नोट कर दिया, टी टेम्परेचर हो गया। ठीक है ना। बाद में इसकी जब स्टॉप कोक को खोला जाता है, जैसे ही हम स्टॉप कोक को खोलेंगे तो जो ए में जो गैस भरी हुई है, ए बल्ब में जो गैस भरी हुई है, जो प्रसारित होकर किस में चली जाएगी, बी में चली जाएगी। जैसे बी में चली जाएगी, अब देखो ए में अगर आपने गैस भर रखी है, ठीक है ना। अब गैस के अणुओं के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल, यानी ये यहाँ पे उच्च दाब है, ये उच्च दाब पर भरी हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे उच्च दाब है। जैसे ही आपने स्टोव को हटाया, यहाँ पे ये तो खाली है, ये वाला तो खाली पड़ा है। इसकी तुलना में यहाँ पर क्या है, अपने पास निम्न दाब है, ये निम्न दाब है। जैसे ही हम स्टोव को खोलेंगे तो गैस क्या होगी, उच्च दाब से कहाँ चली जाएगी, निम्न दाब की ओर चली जाएगी। यानी गैस के अणुओं का गमन कहाँ किधर होगा, ए से बी की तरफ होगा। ये गैस जो है ए से बी की तरफ चली गई। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ चली जाएगी, हम इसका टेम्परेचर जो है नोट कर लेंगे। और हमने जैसे ही इसका टेम्परेचर नोट किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, टी टेम्परेचर प्राप्त हुआ। यानी हमें क्या पता चल रहा है कि टेम्परेचर में जो है चेंज है जो नहीं हो रहा है, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे क्यों नहीं हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं हो रहा है, तो ये देखते देखो, जैसे ही ए यहाँ पे थी, अब ये गैस के अणु उधर जा रहे हैं, निम्न दाब की ओर जा रहे हैं, तो इसके विपरीत कोई प्रतिरोधी दाब लग रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर प्रतिरोधी दाब लगाने वाला कोई नहीं। जैसे गैस इधर प्रसारित हो रही है, विपरीत दिशा से कोई दाब नहीं लग रहा है, तो इसका मुक्त प्रसरण हो रहा है, कोई दबाव नहीं लग रहा है। इसीलिए इसके जो ये गैस कार्य करेगी वो भी शून्य होगा, क्योंकि गैस का नियम है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगी। तो इधर प्रतिरोधी दाब नहीं होने के कारण इसका कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और ये आसानी से यहाँ प्रवाहित हो जाएगी। क्योंकि ये जल स्थिर तापी है तो यहाँ पे टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अपन देखते हैं जो ई है यहाँ पे, आंतरिक ऊर्जा में क्या होगा, E बराबर Q प्लस W। ठीक है ना। अब आपको पता है कि E बराबर Q प्लस W है, तो Q तो आपके पास 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई टेम्परेचर में चेंज हुआ ही नहीं, टेम्परेचर में चेंज हुआ ही नहीं, तो Q इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो
हम जब किसी सिस्टम को, ये अपने पास कोई सिस्टम था, हम इस सिस्टम को हीट देते थे, हम जब इस सिस्टम को हीट देते थे इसके में क्या होता था, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता था। किस में परिवर्तन होता था, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता था। जब हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर समान हो रहा है, टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी नहीं होगा, यानी आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे हमने प्रतिरोधी दाब भी हमारे पास उपस्थित यहाँ पे नहीं था, यानी इसके द्वारा W भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे E = क्या हो जाए, 0 हो गया। अब इसको हम ऐसे करते हैं, इसको कि देखो E इज़ फंक्शन ऑफ, E जो है फंक्शन किसका होता है, E इज़ फंक्शन ऑफ VT, E इज़ फंक्शन ऑफ T और V। E जो है किसका फंक्शन होता है, E और TV का फंक्शन होता है। अभी हम इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करो, देखें DE = ठीक है ना, पूरे फलन का एक साथ होगा, DE अपॉन किसके सापेक्ष होगा, DT के सापेक्ष, ठीक है ना। जब एक का हो रहा है तो दूसरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वापस T का क्या होगा तो DT हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस हो गया, प्लस लगा के वापस इसके सापेक्ष करेंगे, पूरे फलन का DE अपॉन DV, ठीक है, कांस्टेंट क्या रहेगा, T रहेगा, और वापस V का क्या हो जाएगा, DV। ये इसका अवकलन हो गया, ठीक है, ये इसका अवकलन हमारे पास हो गया। अब आपने एक चीज़ देखी थी, जब हमने ऊष्माधारिता आपको बढ़ाई थी, ऊष्माधारिता पढ़ाई थी, तब हमारे पास एक सेंटेंस आया था कि स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में हम अगर परिवर्तन करते हैं तो वो CV के बराबर होता है, यानी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता के बराबर होता है। यही चीज़ ये है कि स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। ये CV हो गया, ये ΔT हो गया, प्लस ΔE अपॉन ΔV, और ये cosT dV, ये अपने पास इक्वेशन आ गई, ये DE = ठीक है ना, ये इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है इस वाले जो अपन ने जूल का नियम पढ़ा, इस प्रयोग से हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तापमान ΔT, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0। और अभी हमने निकाला था जो आंतरिक टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं हो रहा, इसकी आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पे ΔE = भी क्या हो जाएगा 0। इन दोनों के मान जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ΔE = ΔT इज 0, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, और ये भी 0 हो जाएगा, सॉरी ये DE ये भी 0 हो गया आपके पास, और ये जो वैल्यू है आप रख दीजिए ΔE अपॉन ΔV T, ΔV इज इक्वल टू 0। ये आपके पास मान आ चुका है कि इसकी वैल्यू जो है ये आंतरिक ऊर्जा 0 होती है, ठीक है ना। अब देखो ये आपके पास ये आ गया, यही जूल का नियम है कि जब हम किसी समतापीय प्रसार कराया जाता है, हमने इसको हम समान ताप में समतापीय अवस्था में लिया था, जब हम समतापीय अवस्था में प्रसार करवाया जाता है किसी गैस का, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, 0 होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब स्थिर ताप पर हम कोई प्रक्रम करवाए, स्थिर ताप पर जब गैस का प्रसार करवाया जाता है तो वह केवल उसके ताप का फलन होता है, वह केवल उसके ताप का फलन होता है, यानी ना आंतरिक ऊर्जा पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा तो उसकी क्या हो गई 0, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, तापमान का फलन होता है। ये हमारा था जूल का नियम। जूल का नियम कंप्लीट है। अब जूल के नियम के बाद, ठीक है ना, एक बार आप वापस देख लो यहाँ से कि जैसे अब हमने 2 बल्ब ले लिए थे, ठीक है ना, जब इसका हम मुक्त प्रसार करवाएंगे तो ये जो ए है जैसे स्टोव को हटाए उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बी में चला जाएगा, जैसे ही बी में चला गया इसको प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है, इसके लिए इसका WB कार्य भी इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसकी टेम्परेचर समान प्राप्त होगा, इसलिए इसकी ΔT और ΔE दोनों Q भी 0 हो गया था पहले, और इसकी ΔE इसलिए इसकी 0 हो गई थी, आंतरिक ऊर्जा में इसके कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, जिससे इसकी ये जो फलन प्राप्त होता है कि जो ये जो समतापीय प्रसार में जो हमें केवल इसका ताप का फलन होता है, ठीक है ना, तो आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन होती है। अब हम आगे बात करते हैं आदर्श गैसों के लिए। जो है आपको ये भी पता है कि ये ΔE अपॉन ΔV जो ये वैल्यू है, ये जो होती है ना इंटरनल प्रेशर होता है, इंटरनल प्रेशर होता है, क्योंकि जो आदर्श गैस होती है, ये आदर्श गैस है, इसके लिए जो वान डेर वाल्स बल है वो बिल्कुल 0 होता है,
इनके बीच आकर्षण बल नहीं होता है, इंटरनल प्रेशर इज जीरो, ये आदर्श गैस के लिए, वास्तविक गैस के लिए कुछ ना कुछ इसका मान होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं जूल थॉमसन प्रभाव। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन प्रभाव में क्या पढ़ेंगे हम? जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है? इसको हम शीतलन प्रभाव भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? शीतलन प्रभाव। शीतलन प्रभाव, शीतलन आपको पता है, शीतलन यानी कूलिंग, कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट कह देते हैं इसको, कूलिंग इफेक्ट, ठीक है ना। कूलिंग यानी कोई गैस ठंडी हो रही होगी, कूल हो रही होगी, इसलिए इसको कूलिंग इफेक्ट बोल दिया। ये ही ना, कोई कुछ ना कुछ ठंडी हो रही होगी, कुछ ना कोई द्रव्य जो भी अपन गैस लेंगे वो ठंडी हो रही होगी, इसलिए उसको हम कूलिंग इफेक्ट बोल देते हैं। चलो ये तो हो गई जनरल बात। अब इसको हम डेफिनेशन में ले लेते हैं कि जब हम रुद्धोष्म अवस्था में किसी गैस को, जब रुद्धोष्म अवस्था में, रुद्धोष्म अवस्था क्या होती है? अब देख लो, आपको याद आ गया होगा, रुद्धोष्म वर्ड सुनते ही पहले रुद्धोष्म अवस्था, रुद्धोष्म अवस्था क्या होती है? याद आ गया होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। रुद्धोष्म अवस्था में क्या होता है कि तंत्र में ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, तंत्र में किसी प्रकार का ऊष्मा या द्रव्य का विनिमय नहीं होता है। वो रुद्धोष्म जो प्रक्रम है वो आइसोलेटेड सिस्टम पे काम करता है, आइसोलेटेड सिस्टम पे काम करता है, यानी ना तो उसमें वो द्रव्य का और ना ही उसमें ऊष्मा का या ऊर्जा का उसमें चेंज नहीं होता है, मतलब चेंज इन एनर्जी इज जीरो। किसमें? रुद्धोष्म अवस्था में अपन बाहर से हीट जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकते या फिर अपन बाहर भी नहीं निकाल सकते रुद्धोष्म अवस्था में। जब अपन रुद्धोष्म प्रक्रिया में किसी गैस को एक, जैसे यहाँ पे खाली अभी प्रयोग बाद में करेंगे हम, इसको मैं ऐसे ही बता रही हूँ, जहाँ से जैसे यहाँ पे एक पोरस प्लग है, पोरस प्लग है, ठीक है ना। जब रुद्धोष्म अवस्था में हम किसी गैस को एक संरंध्र डार्ट के द्वारा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ भेजते हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की और निर्वात की तरफ भेजा जाता है। जैसे ये गैस यहाँ पे ए थी, ठीक है ना, इसको अपन इधर भेजेंगे, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर भेजा जाता है। तो ये दाब गैस क्या करेगी? इधर जाके क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। इस गैस का तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी गैस ठंडी हो जाएगी। तो इस प्रभाव को हम कहते हैं जूल थॉमसन प्रभाव, ठीक है ना। रुद्धोष्म अवस्था में जब एक संरंध्र पोरस प्लग बोलते हैं इसको, संरंध्र डार्ट के द्वारा, पोरस प्लग के द्वारा किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब या निर्वात की ओर भेजा जाता है। तो जब ये निर्वात में या निम्न दाब की ओर जाती है तो इसके टेम्परेचर में क्या आ जाती है? कमी, यानी ये निम्न ताप का मतलब तापमान में कमी आ जाती है या फिर ये गैस ठंडी हो जाती है। इसलिए हम इसको हम जूल थॉमसन प्रभाव या गैस ठंडी हो रही इसलिए इसको हमको शीतलन इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब इसको हम डेरिवेशन से कैसे कर सकते हैं? ये आप देखो, डेरिवेशन से हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो, गैस के इसमें कमी हो रही है, मेन तो क्या है, अपने पास दो चीज़ें हैं, ठीक है ना, अपने पास दो चीज़ें हैं। यहाँ क्या है? उच्च दाब है, ठीक है ना, उच्च दाब है। यहाँ पे क्या है? निम्न दाब है, ठीक है ना, दाब निम्न है, ये निम्न दाब है, उच्च दाब है, निम्न दाब। अब मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे कूलिंग हो रही है, कूलिंग हो रही है मतलब यहाँ पे तापमान ज़्यादा हो रहा होगा, ये यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा, और यहाँ पे तापमान क्या हो गया? कम हो गया। यानी जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? दाब में चेंज की वजह से आ रहा है। यानी जो ये दाब में चेंज है, जो ये दाब में चेंज है वो किसकी वजह से आ रहा है? यानी टेम्परेचर की वजह से आ रहा है, टेम्परेचर की वजह से आ रहा है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो दाब में जो ताप में ऐसे कह सकते हैं अपन, जो ताप में परिवर्तन होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर में चेंज के। अगर प्रेशर में चेंज होता ही नहीं
तो ये दाब है जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैस जाती ही नहीं। अगर गैस जाती नहीं तो शीतलन प्रभाव होता ही नहीं, यानी टेम्परेचर में चेंज होता ही नहीं। टेम्परेचर में चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि दाबमान में वहाँ परिवर्तन है, इसलिए डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये गैस के अणुओं में जो कमी हो रही है, गैस के अणुओं में जो ये कमी हो रही है क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? देखो ये कोई गैस भरी हुई है, ये गैस भरी हुई है, ये उच्च दाब हाई प्रेशर पर भरी हुई है। उच्च दाब यानी हाई प्रेशर पर भरी हुई है, ये हाई प्रेशर पर कोई गैस भरी हुई है। अब ये जब गैस हाई प्रेशर पर भरी हुई है, ठीक है ना, अब इसको जब हम निर्वात में इधर प्रसारित होने के लिए छोड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा? अब गैस के अणु अगर अपन हाई प्रेशर पर भर रहे हैं तो उनके बीच कोई ना कोई आकर्षण बल तो होगा ही होगा, ठीक है ना। आकर्षण बल होगा तो अगर हमको इधर भेजना है, इसको आकर्षण बल के विरुद्ध इसको इधर भेजना है, तो इनकी देखो अब ये पास पास भरे हुए। एक चीज़ और है, देखो हाई प्रेशर पर भरे हुए हैं, मतलब ये पास पास भरे हुए। अगर पास पास भरे हुए गैस के अणु, आपने पहले पढ़ा होगा कि गैस के अणु पात्र की दीवार से टकराते हैं, टकराने से उनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यही ये होगा, जब ये हाई प्रेशर पर भरे हुए हैं तो इन अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब हमको जब इसको उच्च दाब से ये लो प्रेशर की तरफ हमको भेजना है, यहाँ पे उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ भेजना है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी होगी ना। पर लेकिन अपने पास क्या है? रुद्रोष्म प्रक्रम। जब जो ये हम जूल थॉमसन प्रभाव है वो रुद्रोष्म प्रक्रम में करवा रहे हैं, मतलब हम पारिपार्श्विक से हम इसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो हम एनर्जी यहाँ पे लाएंगे कैसे? एनर्जी यहाँ से लाएंगे। देखो जो यहाँ पे जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रही थी ना, इस काइनेटिक एनर्जी का यूज अपन किस में करेंगे? ये जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल को हम, एट्रैक्शन फोर्स है, इस आकर्षण बल को तोड़ने में ही इस एनर्जी का यूज करेंगे। इस काइनेटिक एनर्जी का यूज हम कहाँ करेंगे? ठीक है ना, इसको तोड़ने में करेंगे। जैसे ही आकर्षण बल टूटेगा, आकर्षण से बाहर चले, ये गैस के अणु लो प्रेशर की उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाते हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएंगे। अब देखो इनके पास जितनी एनर्जी थी उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दी? आकर्षण को तोड़ने में। यहाँ एनर्जी तो खत्म हो गई, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे ही एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम हो गई तो अपने पास तापमान, ये गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा भी कम हो ही रही है ऑब्वियसली, यानी गैस के अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी तो इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर कम हो गया, यही तो पढ़ रहे थे टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है, ठीक है ना। टेम्परेचर कम हो गया तो ये कूल हो गई गैस, इसी को हम बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट या फिर शीतलन प्रभाव, ये है। अब अपन देखते हैं कि जूल थॉमसन का ये जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या होता है। जूल और थॉमसन दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम जूल थॉमसन का प्रयोग बोलते हैं, ठीक है ना। वो अब अपन करते हैं जूल थॉमसन प्रयोग। ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है ना। दाब में परिवर्तन के कारण ही टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा था। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जा रही थी, इसीलिए तो जो गैस है वो ठंडी हो रही थी। तो इसीलिए हम इसलिए डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। अगर दाब में परिवर्तन होता ही नहीं तो टेम्परेचर में भी परिवर्तन नहीं होता, गैस ठंडी होती नहीं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। ये चीज़ आपने पढ़ ली कि काइनेटिक एनर्जी इस बल को तोड़ने के लिए यूज़ में ले ली जाएगी, जिससे यहाँ तापमान कम हो जाएगा और गैस कूल हो जाएगी, ये चीज़ हो गई। अब अपन पढ़ते हैं जूल और थॉमसन ने ये जो है एक प्रयोग किया जिसको हम जूल थॉमसन का प्रयोग बोल देते हैं, ठीक है ना। जूल थॉमसन प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, जूल थॉमसन का एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसमें ये क्या करते हैं, इन्होंने ये देखो नली ली है, दो नली ली हैं जिसके बीच में इन्होंने पिस्टन सेट करा है, ठीक है ना। देखो हमारे केमिस्ट्री में जब हम थर्मोडायनेमिक्स में मोस्ट ऑफ हमारी पिस्टन की बात आती ही है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दो पिस्टन है, ये X है हमारा और ये हमारा Y है। और हमने जब अभी संरंध्र डॉट यानी पोरस प्लग की बात करी थी, ये हमारा हो गया पोरस प्लग, ये हमारा पोरस प्लग हो गया,
ये हमारा पोरस प्लग हो गया। अब देखो इस वाले चेम्बर में कोई गैस भरी हुई है जिसका प्रेशर है P1 और इसका वॉल्यूम है V1। इस वाले चेम्बर में P2 V2, ये पिस्टन है, ये हमारे पिस्टन है, ठीक है ना, ये पिस्टन है, ठीक है, हो गया। ये अपने पास सेटलमेंट हो गया। ये कोई नली है S और S डैश, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि अपन इसको डिफाइन कर देते एक बार कि दो नलियाँ है S1 S डैश के बीच में हमने पिस्टन लगाए हैं, ठीक है ना, X और Y दो पिस्टन लगाए हैं जिसके बीच में एक संरंध्र डॉट लगाया है अपने, यानी पोरस प्लग लगाया है, संरंध्र डॉट यानी पोरस प्लग लगाया है हमने, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है अब देखो ये पिस्टन इधर की तरफ जाएगा और ये वैसे आगे प्रयोग करेंगे तब आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखो मान लेते हैं कि जो ये पिस्टन X है, पिस्टन X है, उसके अपन इसको ऐसे कर रहे हैं, इस पिस्टन के ऊपर अपन प्रेशर लगा रहे हैं जिससे ये जो गैस के अणु हैं जो दबेंगे यानी दाब उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे अपन कार्य क्या करेंगे, ये आप कार्य देखना, W इजिकल टू हमने कार्य का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, W इजिकल टू माइनस पी डेल्टा वी, W इजिकल टू माइनस पी डेल्टा वी हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। जब हम निकाय के ऊपर कार्य कर रहे हैं, देखो निकाय के ऊपर कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास वॉल्यूम क्या है, V1 है, ठीक है ना, माइनस पी V1 वॉल्यूम है। और हम जब इसको प्रेशर करेंगे, इस पिस्टन को हम धक्का देंगे तो ये पिस्टन सरक के कहाँ आ जाएगी, ये पिस्टन जो है हमारे पास यहाँ आ जाएगी, पिस्टन जो है हमारे पास यहाँ आ जाएगी। जैसे ही पिस्टन यहाँ आई इसका वॉल्यूम क्या रह गया, 0 रह गया, यानी अंतिम वॉल्यूम V फाइनल अपने पास क्या है और V इनिशियल क्या है। मैंने आपको ये बताया था V फाइनल चेंज इन वॉल्यूम इज V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो देखो V फाइनल में से हमको V इनिशियल घटाना है, V फाइनल अपने पास क्या हो गया, 0 हो गया, ये माइनस P और ये क्या हो गया माइनस V इनिशियल, यानी V1 कर देते हैं, V इनिशियल अपने पास क्या है V1 है, ठीक है ना। अब अपन कर देते हैं माइनस P, सॉरी ये अपने पास हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर P1 था तो यहाँ P1 कर दीजिए, P1 और ये V1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी W1 क्या आ गया अपने पास, P1 V1 आ गया, ये आ गया आपको P1 V1 आ गया। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि जब हम इसको, ये पोरस प्लग है, ठीक है ना, जैसे ही हमने गैस को प्रेषित करी, जो इसमें से गैस क्या है इधर जा सकती है, जैसे ही हम इसको प्रेशर करेंगे तो गैस के अणु इधर से निकलकर इस वाले पात्र में आने की कोशिश करेंगे। ये प्रेशर का ये यहाँ तक अपना आ चुका था, जैसे ही यहाँ से हम प्रेशर करेंगे तो पिस्टन कहाँ चला जाएगा, यहाँ वाई वाली पोजीशन पे ये पिस्टन आ गया अपने पास। यानी अब देखो आपने ये चीज़ पढ़ी ना, W इक्वल टू P1 V1 कैसे आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे निकाय पर कार्य कर रहे हैं, निकाय पर किया गया कार्य इज इक्वल टू P1 V1। अब देखो अभी यहाँ से पिस्टन कोई है, ये पिस्टन हमारा यहाँ पे था, ये हमारा पिस्टन यहाँ पे था, इस पिस्टन को हमारे यहाँ से इसमें से गैस आ रही है और गैस ऊपर इस पिस्टन को लेके जा रही है। मतलब कौन काम कर रहा है, निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है ना, निकाय द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, देखिए W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V अपना, ये अपना फॉर्मूला था, W इज इक्वल टू माइनस P2, यहाँ पे P2 आएगा ये, क्योंकि उस वाले में प्रेशर P2 होगा। अब V फाइनल अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे V फाइनल अपने पास यहाँ हो जाएगा V2, ठीक है ना। यहाँ तक जब हम इस गैस को प्रसारित करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, 0 था, यानी V2 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, माइनस P2 V2, W हमारे पास क्या हो गया, W इज इक्वल टू माइनस P2 V2, ठीक है ना, W इज इक्वल टू माइनस P2 V2 हो गया, ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। टोटल W1 आया P1 V1 और W आया P2 V2। अब देखो यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में भी कोई ना कोई परिवर्तन होगा ना, यानी आपको पता है कि आंतरिक ऊर्जा जो है स्टेट फंक्शन है, यानी अवस्था फलन है, यानी इसकी कोई अवस्था, यानी पहले अगर E1 थी तो बाद में E2 होगी, ठीक है ना। एंथैल्पी में भी चेंज होगा, एंथैल्पी की इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन होगा, पहले E1 था और बाद में क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। चलो ठीक, इसको आगे देखते हैं। अब देखो अपने पास ये था, इसको मिटा देते हैं। अब देखो E बराबर इंटरनल एनर्जी क्या है अपने पास, Q प्लस W है, ठीक है ना, Q प्लस W है।
E बराबर Q प्लस W। देखो हमने रुद्धोष्म प्रसार की बात थी, सरंध्र इसको हमने रुद्धोष्म अवस्था में रखा था, यानी रुद्धोष्म अवस्था में रखा मतलब यहाँ पे Q इजिकल टू क्या हो गया, 0 हो गया। Q इजिकल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो E बराबर 0, तो ये यहाँ से हम रफ कर देते हैं। तो E बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस Q प्लस W बराबर W आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको पता है E क्या है, अंतिम जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल E इजकल टू जो टोटल डेल W है जो, ठीक है ना। अब देखो इसमें जिस टोटल जो वर्क है अपना, है ना। अब देखो अब डेल्टा E क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, ठीक है ना। ये मैं यहाँ से रफ कर दे रही हूँ। चलो अब देखो डेल्टा E क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 हो गया। और अपने पास टोटल वर्क क्या आया, टोटल वर्क हमने अभी निकाला नहीं, टोटल वर्क हमारा ये आया, टोटल वर्क इज इक्वल टू W1 प्लस W2। और अब आपके पास W1 क्या आया, W1 आपके आया P1V1 प्लस W2 क्या आया, माइनस P2V2, यानी यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और P2V2, माइनस का चिन्ह था ना, माइनस का साइन था, इसलिए वहाँ माइनस P2V2 हो गया। मतलब टोटल वर्क अपने क्या हो गया, P1V1 माइनस P2V2। यहाँ पे अपन ये लिख देंगे P1V1 माइनस P2V2, ये हमने रख दिया। चलो इसको रफ कर देते हैं, ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, जो E देखो जो 2 जो अंतिम अवस्था, 2 किसको शो कर रहा है, अंतिम अवस्था, 1 किसको शो कर रहा है, प्रारंभिक अवस्था, यानी E2 माइनस है इधर आके प्लस P2V2 बराबर, ये माइनस है इधर आएगा प्लस, यानी E1 प्लस P1V1। आपको पता है ये एक टर्म को शो कर रहा है, E प्लस PV, याद कीजिए E प्लस PV इजिकल टू H, यानी H2 इज इक्वल टू H1। यानी जूल और थॉमसन ने क्या प्रूव किया कि इस दौरान एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब मैं वापस आपको जो जूल थॉमसन प्रभाव था उसको डिफाइन करती हूँ, ठीक है ना। जूल थॉमसन प्रभाव क्या था, अब आपने पूरा समझ लिया तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जूल थॉमसन प्रभाव क्या था, जब रुद्धोष्म प्रक्रम में जब संरंध्र डाट से होते हुए उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैस को प्रसारित होने दिया जाता है, उस दौरान एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है, 0 होता है। मतलब देखो H1 H2 बराबर हो गया, मतलब H2 माइनस H1 इजक्वल टू 0, यानी डेल्टा H अपने पास क्या आ गया, 0 आ गया ना। मतलब एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यही जूल थॉमसन प्रभाव होता है, ठीक है ना। जूल थॉमसन प्रभाव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार एक्सप्लेन और कर देती हूँ, ठीक है ना। जो जूल थॉमसन प्रभाव हमने पढ़ा, जूल थॉमसन प्रभाव, उसमें क्या हुआ था, मतलब वो ही इसका ही प्रयोग है, वो इसको ही प्रयोग है, पर उसमें वो एक्सप्लेन कर दिया गया था कि उसके टेम्परेचर में कमी कैसे हो रही है, उसको ही आगे प्रयोग के द्वारा दिखाया गया कि जो एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है। जो मैं वापस आपको जूल थॉमसन प्रभाव की डेफिनेशन बोल दे रही हूँ कि बता दे रही हूँ कि जो रुद्धोष्म प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान जब गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाता है, किसी सरंध्र दाब के द्वारा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाता है, तो उस दौरान एंथैल्पी में परिवर्तन जो क्या होता है, 0 होता है। ये हमारा जूल थॉमसन प्रभाव था, ये आपकी डेरिवेशन थी कि हमको यही प्रूव करना था कि इस दौरान एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी थी कि जब हम यहाँ निकाय पर कार्य कर रहे थे, यहाँ निकाय पर कार्य हुआ था, निकाय के ऊपर कार्य हुआ था, तो हमारे यहाँ पे W1 जो है हमारे P1V1 आया था, पॉजिटिव आया था। और जब हम निकाय के द्वारा यहाँ इस पर कार्य किया था, पिस्टन को हमने ऊपर सरकाया था, यानी निकाय के द्वारा किया कार्य करवाया था, तो यहाँ पे आपको पता है माइनस आया था। ये चीज़ ये जो साइन है ना, ये IUPAC की परिपाटी के अनुसार है, और इसको आप जरूर इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप कन्फ्यूजन दूर करना और इसको अच्छे से समझना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम जो है जूल थॉमसन प्रभाव के आगे बढ़ेंगे, ये जो जूल थॉमसन गुणांक बढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।